Okay, so this is a question one of the students had doubt in this. So next time onwards, what I'm going to do is आपके जो भी doubts आप मुझे भेजते हो मैं session में डाल दूंगा so that others can also get benefit of it. A tall cylinder is filled with viscous oil. So you have a tall cylinder which is filled with viscous oil. So this is a cylinder which is filled with oil. So let me take some viscous oil here. Okay. वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, but still, so there is viscous oil over here. Okay, good. Then a round pebble is dropped from the top with zero initial velocity. So you have a round pebble, a small ball, basically it is dropped from the top with initial velocity 0. From the plot shown in figure, indicate the one that represents the velocity v of the pebble as a function of time. Now, as you know, जैसे ही हमने इसको रिलीज किया, this pebble will start increasing its speed and after some time the speed becomes constant. तो पहले u0 था, फिर जैसे ही आपने ड्रॉप किया due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, the speed will start increasing and after some time it becomes constant. Constant क्यों होता है? बता देता हूँ constant क्यों होता है, ये आपने सीखा है. मान लो at this stage यहाँ पे तो u0 था, यहाँ पे तो initial velocity 0 था, यहाँ पे आने के बाद velocity constant हो गया जिसको आप बोलते हो terminal velocity and that is given by 2/9 r square g rho minus sigma by eta. ये velocity constant कब होता है? जब downward force सिर्फ gravity है which acts on the center of mass is balanced by upward forces. There are two upward forces. एक है due to viscosity, एक है due to upthrust. Upthrust force आप निकाल सकते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, viscous force आप निकाल सकते हो स्टोक्स लॉ से. ओके, and this is force due to gravity. जब ये forces balance हो गए तो velocity constant हो गया. राइट, तो ग्राफ ए और बी आ नहीं सकता क्योंकि ग्राफ ए और बी, ग्राफ ए का मतलब क्या होता है? यू सी एंगल इज कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन from acceleration from velocity time graph is given by the slope. Velocity time graph का slope आपको देता है acceleration, तो tan थीटा, जब थीटा ही कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट है. मतलब क्या? मतलब बॉल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता रहेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों लगा? You have to understand this. If the graph of v against t is a straight line, which means the ball is continuously being accelerated, मतलब continuously उसका speed बढ़ते जाएगा. तो जब continuously speed बढ़ते जाएगा तो फिर velocity constant हुआ क्यों? तो A and B is not possible because these two graphs tell you that velocity is never achieving constant value. Velocity is increasing linearly with time, जो होता नहीं है, आपको पता है. अब बात आ जाती है C और D ग्राफ पे. D ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि D नहीं आने वाला, आंसर C आएगा. लेकिन D ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? वेलोसिटी 0 से बढ़ते गया, लिनियरली बढ़ते गया. लिनियरली बढ़ते गया मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज इक्वल है. पहले 0 था, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड,
फिर 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी इज लीनियरली विद टाइम, जो होता नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ओके, ऑलराइट, क्यों नहीं है? विस्कस फोर्स इज 6 पाई eta rv, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है, r रेडियस ऑफ बॉल भी कांस्टेंट है, तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एंड यू नो, जब आपने ड्रॉप किया था तब वेलोसिटी 0 था, फिर वेलोसिटी बढ़ते गया, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होने लगेगा, तो स्ट्रेट लाइन बिहेवियर तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ही नहीं आ सकता। ओके, नहीं पता ऐसा तो और एक तरीका है, तो विस्कस फोर्स इज सम कांस्टेंट, 6 पाई eta r एक कांस्टेंट है, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू kv by m, what is a? dv by dt equal to kv by m, right? करेक्ट। तो जब सॉल्व करोगे आपको समझेगा कि ये लीनियर तो टाइम के साथ वेरी होता नहीं है, क्योंकि फिर आप लिखोगे dv by v equal to k by m dt, integrating on both sides, log of v equal to k by m constant, dt का इंटीग्रेशन t, तो v is basically k by m e raised to k by m into t. So what do you see is the velocity in any case cannot be showing straight line behavior. हमको इतना डिटेल में भी नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, हमको इतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। लॉजिकली सोचो, a ball is falling through a liquid with initial velocity being 0. वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा। क्या एब्रप्टली होगा? क्या पहले एक सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ऑफ कोर्स, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर उसके बाद सडनली कांस्टेंट हो गया। सडनली कांस्टेंट नहीं होता है, सडनली कांस्टेंट नहीं होता है और लीनियर बिहेवियर भी नहीं होता है। तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, नॉन लीनियरली बढ़ते जाएगा, और देन इट विल रीच टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट व्हेन अ बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, its velocity goes on increasing but not linearly, and it reaches a constant value not abruptly, suddenly constant नहीं होता है वो। so option number C। अभी क्योंकि हम ग्राफ की बात कर ही रहे थे, तो I thought कि let us put one more graphical question। 2019 JEE का क्वेश्चन है ये। A soap bubble blown by a mechanical pump at the mouth of a tube increases in volume with time at a constant rate। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A soap bubble blown by a mechanical pump, आपके पास एक सोप का बबल है which you are blowing with the help of some mechanical pump, ये एक मैकेनिकल पंप है, ओके। increases in volume with time at constant rate, मतलब V volume is proportional to time t, ऐसा बोला है, ये समझना बहुत जरूरी था। तो increases in volume with time at a constant rate, तो volume V is some constant c into t, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। So you need to understand what is being asked. Okay, good. Then the graph that correctly depicts the time dependence of pressure inside the bubble is given by. So now you know
pressure inside minus pressure outside for a bubble is 4T by R. Okay, right? ये पता है आपको. Therefore, pressure inside is pressure outside plus 4T by R. अब प्रेशर इनसाइड को P बोला है, ओके, और डिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू 1/T⁻⁴ दिया हुआ है यहाँ पे. तो मैं क्या करूंगा, I will increase few steps here. What is volume of a bubble? 4/3 pi r cube. ये वॉल्यूम ऑफ बबल आ गया C into T. ऑलराइट, तो मुझे मिल गया r cube equal to 3C by 4 pi into T. 3 constant, C constant, 4 constant, pi constant, मतलब r cube is some constant k into T. मतलब r is equal to k का क्यूब रूट into t का क्यूब रूट, है ना. लेकिन कांस्टेंट का क्यूब रूट तो कांस्टेंट ही होता है ना. जैसे 8 कांस्टेंट है, इसका क्यूब रूट 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्यूब रूट कांस्टेंट ही होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. तो इट इज सम अदर कांस्टेंट k डैश, k डैश, या फिर k1 बोल देता हूं उसको, T⁻⁴. So where I need to specify certain things, क्योंकि फिर otherwise confusion create होगा. Where k is 3C by 4 pi. Okay, right? फिर हमने क्यूब रूट ले लिया, तो taking क्यूब रूट, taking cube root. Okay, then where k1 is another constant which is cube root of k. वैसे फर्क नहीं पड़ता है. What I wanted is कि k r is proportional to T⁻⁴. बस मुझे इससे ही मतलब था. I don't care for anything else. This is what you know. Okay, but for a bubble from Laplace law of spherical membrane, inside pressure minus outside pressure is 4T by R. So inside pressure is outside pressure plus 4T by R. Inside pressure is P, outside pressure is P0, 4T by R. R is nothing but K1 T⁻⁴. Okay, correct. 4 constant, T constant, K1 constant, sub constant. Therefore, you will have P is equal to P0 plus some another constant K2 upon T⁻⁴. Good. Have you seen or do you know a graph of y against x? Y equal to mx plus c, या फिर y equal to c plus mx. Y equal to c plus mx is a straight line which is not passing through origin because it is intercepting at some distance c. Correct. So y equal to c plus mx. Y equal to c plus mx. What is y in our case? Pressure P. What is c in our case? Outside pressure, atmospheric pressure is constant. तो ये वैल्यू है c equal to P0. y इंटरसेप्ट की वैल्यू m हमारे केस में है K2, another constant, where K2 is some other constant which is 4T by K1. ये आ गया आपके पास K2. अब x हमारे पास है 1/T⁻⁴. 1/T⁻⁴. आ गया y equal to c plus mx, मतलब straight line which is cutting pressure axis at some point. हो गया ऑप्शन नंबर ए. फिर आप बोलोगे ए और बी में क्या डिफरेंस है? अरे बी में x एक्सिस सिर्फ t है, ए में x एक्सिस 1/T⁻⁴ है. आप बोलोगे
C में क्या डिफरेंस है, तो x एक्सिस log of t है। D में क्या डिफरेंस है, तो x एक्सिस 1/t क्यूब है। तो you have to look at what is there on the x axis। ओके, ये आपको देखना पड़ेगा। You have to look at such things। Good। तो this is exactly the difference between JEE and NEET। JEE में और NEET में कॉन्सेप्ट तो सेम था, लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल टच है। V is proportional to T, V is equal to some constant Ct, but V volume of bubble is 4/3 pi r cube equal to Ct। so r cube is 3c by 4.2t, but 3 constant, c constant, 4 constant, pi constant, तो 3c by 4 pi is constant, k बोल देते हैं उसको। ओके, क्यूब रूट ले लेंगे तो r equal to k raised to 1/3 into t raised to 1/3, but k raised to 1/3 is a constant, कांस्टेंट का क्यूब रूट कांस्टेंट आता है, k1 बोल दिया, तो r is proportional to k1 t raised to 1/3। for a bubble, inside pressure minus outside pressure is 4t by r, so inside pressure is outside pressure p0 plus 4t by r। r आपका k1 t raised to 1/3 था, तो 4t by k1 ये और एक कांस्टेंट है, k2 बोल दिया, तो p equal to p0 plus k2 अपॉन t raised to 1/3। कंपेयर कर लिया हमने इसको y equal to c plus mx के साथ, तो x एक्सिस पे t raised to 1/3 होना चाहिए। ओके, तो we have compared this with y equal to c plus mx। okay, so you get a straight line with some y intercept, and on the x-axis should be 1/t raised to 1/3। so this is how you are supposed to solve this question। good, it was a good question। अगला क्वेश्चन इजी है, ये बहुत इजी है, ये भी 2019 में ही आया था। तो if m is the mass of water in capillary tube of radius r, then the mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r is, हमारे पास एक कैपिलरी है जिसका रेडियस r है, एक और कैपिलरी है जिसका रेडियस 2r है। तो हियर यू हैव r1 इक्वल टू r। मान लेते हैं इस केस में कंपेयर टू आउटसाइड लेवल, तो अज्यूम दिस इज आउटसाइड लेवल ऑफ वाटर। कैपिलरी के बाहर जो वाटर का लेवल है वो मैंने बता दिया। ओके, इनसाइड यहाँ पे मान लो लेवल h1 है, विच इज इक्वल टू h। यहाँ पे लेवल मान लेते हैं h2 है। आई डोंट केयर कि हाइट ज्यादा होगा कि कम होगा, कम ही होगा बेसिकली, लेकिन ठीक है, h2 इक्वल टू h। यहाँ पे मास ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी m है, m1 is m बेसिकली, और यहाँ पे मास कितना है वो पूछा है। ओके, तो इन कैपिलरी 1 m1 is m, इन कैपिलरी 2 r2 is 2 times of r1, है ना। h2 we don't care for the time being, हमको जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ, आई डोंट केयर, हमको जरूरत नहीं है फिलहाल। और m2 पूछा है आपको, so we don't care for height, we don't really care for height, हमको जरूरत ही नहीं है हाइट की यहाँ पे to solve this question at least। okay, good। so what do you know? You know that mass is what? mass is area into height। सिर्फ इसीलिए मैं आपको h बता रहा था यहाँ पे। okay, area of cross section into height, this is area of cross section of capillary। okay, तो mass is volume into density। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। you know that density is mass per unit volume, then you know that mass is volume into density,
then you know that for a capillary, volume is area into H. But you know that cross section of capillary is pi r square. Therefore, you know that m is proportional to r square h. क्यों ऐसा? क्योंकि पाई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट दोनों केस में वाटर था, पाई तो कांस्टेंट ही है और दोनों केस में वाटर था, तो डेंसिटी कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1. बट यू आल्सो नो दैट हाइट inside a capillary tube is 2t cos theta by r rho g. क्योंकि लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम है, राइट? एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है, रो सेम है, जी सेम है, मतलब हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, क्योंकि सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2, what you can say, mass inside capillary, mass of water inside capillary is proportional to r square h, but h is inversely proportional to r. एक r गया, इसका मतलब mass is proportional to r, मतलब रेडियस डबल तो मास डबल, तो 2m आंसर आएगा, क्योंकि m2 by m1 is r2 by r1 and r2 by r1 is equal to 2. तो 2, इसका मतलब m2 is equal to 2 times of m1, 2 times of m1. तो आगे आपका 2m, ऑप्शन नंबर डी. सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल था. आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, ऑल यू नीड टू नो इज दिस: मास inside a capillary is volume into density. Volume is A into H. Okay, A is pi r square. तो आपको मिल गया mass as pi r square h rho. So mass is proportional to r square h, but height inside capillary is inversely proportional to radius. So that means mass turns out to be directly proportional to radius. अगर radius capillary का डबल किया तो mass डबल, radius capillary का 3 times किया तो mass 3 times, so on so forth. Next question, question number 11. Okay, so the ratio of surface tension of mercury and water is given to be 7.5. So surface tension of mercury to that of water is 7.5, while the ratio of their densities, density of mercury to that of water is 13.6. Their angle of contact with glass are close to 135 and 0. Angle of contact of mercury is 135, that of water is 0 degree. Okay, it is observed that mercury gets depressed by an amount h. तो जब आप एक कैपिलरी को आप मर्क्यूरी में डिप करोगे, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, आपको ऑलरेडी पता है, जब आप एक कैपिलरी में मर्क्यूरी, मतलब एक कैपिलरी को मर्क्यूरी में आप जब इंसर्ट करते हो तो लेवल फॉल्स. तो यू नो meniscus is upper convex and the level falls. So the fall of the level is h. Okay, right? In the capillary tube of radius r1, तो radius यहाँ पे r1 है, मतलब in case of mercury में जो कैपिलरी हमने डिप किया है उसका रेडियस r1 है. Okay, then while water rises by the same amount in a capillary of radius r2, तो अगर मैं एक दूसरा r2 रेडियस का कैपिलरी लेता और उसको अगर मैं वाटर में डिप करता तो वाटर का जो लेवल में जो राइज है, दैट इज आल्सो h. मर्क्यूरी में लेवल का फॉल हो रहा है, वाटर के केस में लेवल का राइज हो रहा है. So the rise in the level is h again, right? Okay, so what do you understand by this is mod of
height of mercury column equal to mod of height of water column. mod के लिए मर्क्यूरी के केस में डिप होता है, फॉल होता है, मतलब माइनस साइन लगता है, इसलिए किया, राइट. ओके, रेशियो ऑफ R1 by R2 इज, तो वाटर के केस में जो कैपिलरी ट्यूब यूज किया है उसका रेडियस R2 है. दिस इज सिंपल. व्हाट इज हाइट का फॉर्मूला? 2t cos of theta upon r rho g, 2t cos of theta upon r rho g. g कांस्टेंट कैंसल, 2 कैंसल. आपको पूछा है रेशियो ऑफ R1 by R2, मतलब रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब एंड R water RW is radius of capillary which is dipped in water. तो ऐसा करेंगे, सिर्फ ये RM को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा here RM by R water equal to TM by TW cos of theta M by cos of theta W rho water by rho mercury. Right? This is what you are going to get. This is a simple thing. तो ये आपको मिल जाएगा ऐसा. Okay? So that is pretty simple. But Tm by Tw 7.5 बोला है. Cos of 135 upon cos of 0. ये आप लिख सकते हो 1 upon rho m upon rho w. Okay? तो ये आपको मिलेगा 7.5. Cos of 135 is cos of 90 plus 45 which is minus sin 45 which is minus 1 by root 2. This is minus 1 by root 2. But remember हम mod values की बात कर रहे हैं, तो मैं minus sign हटा दूंगा वहां से बाद में. तो for the time being I will just remove this minus sign and put a plus sign, क्योंकि हम लोग mod values की बात कर रहे हैं. You already know this. 1 upon 13.6. Okay, तो ये आ जाएगा 7.5 upon root 2 is 1.4 into 13.6. तो इसको सॉल्व करो. You have to solve this. तो ये RM by RW is R1 by R2. तो R1 by R2 7.5 upon 1.5 roughly 1.4 मतलब 1.5 roughly right. ये आ गया 1 and 5 roughly बात कर रहा हूँ मैं. ओके, तो approximately 50 upon 136. इसको अगर आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग मोर और लेस 0.4 roughly that is 2 by 5. अप्रोक्सीमेटली 2 by 5 आपका आंसर आएगा. ऑलराइट, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी होता है. इफ यू वांट यू कैन चेंज द वे ऑफ राइटिंग. मैं आपको अल्टरनेटली रिपीट भी कर देता हूँ and एक alternate method of writing भी बताता हूँ. Approach तो same रहेगा. Approach is going to be the same, but writing method you can have easier one. Mercury को liquid 1 बोल दो, mercury को liquid 1 बोल दो, water को liquid 2 बोल दो. आपको ratio of surface tension mercury to that of water 7.5 बोला है. आपको डेंसिटी ρ1 by ρ2 13.6 बोला है, राइट. आपको cos of थीटा 1 मतलब मर्क्यूरी का जो केस है, cos of थीटा 1 यहीं पे फाइंड कर लो. दैट इज cos of 135 डिग्री, दैट इज cos of 90 plus 35 minus sin 45. तो -1 by √2 यहीं पे कर लो. ओके, cos of 0 वाटर के केस में थीटा 2 which is cos 0 which is 1 यहीं पे लिख दो, राइट. अब आपको बोला हाइट सेम है, तो हाइट 1 is equal to हाइट 2, क्योंकि मर्क्यूरी का जितना फॉल हुआ उतना ही वाटर का राइज हुआ. इसको माइनस एच बोलो, इसको प्लस एच बोलो, राइट. माइनस एच प्लस एच क्योंकि राइज एंड फॉल की बात हो रही है, तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव साइन. यहाँ पे फॉल है तो नेगेटिव साइन,
but h1 is 2t1 cos of theta 1 upon r1 rho 1 g. This is 2t2 cos of theta 2 upon r2 rho 2 g. g 2 cancel हो गया. माइनस t1 cos of theta 1. cos of theta 1 आपके पास -1/√2 है, -1/√2 है अपॉन r1 rho 1. ये आपके पास t2 cos theta 2 तो 1 है, r2 rho 2. ओके राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया t1 अपॉन √2 r1 rho 1 इक्वल टू t2 अपॉन r2 rho 2. आपको क्या चाहिए था, r1/r2, तो फिर आप सिर्फ r1 को वहां शिफ्ट करो तो t1/t2, 1/√2 तो रखेंगे हम लोग यहाँ पे, लेट अस कीप इट लाइक दिस ओनली, राइट. तो ρ2/ρ1 इक्वल टू r1/r2 हो गया सॉल्व. t1/t2 आपके पास 7.5 है, ρ2/ρ1 नहीं है, मतलब ठीक है, ρ2/ρ1 1/13.6 है, तो अपॉन 13.6 है आपके पास ये. इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर रफ आंसर. ओके, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज 2/5, ऑप्शन नंबर सी. तो सेम क्वेश्चन है, द वे ऑफ राइटिंग इज जस्ट लिटिल डिफरेंट, दैट्स इट. अगला क्वेश्चन 12th, ये लास्ट ईयर जेई में आया था. Two liquids of density ρ1 and ρ2, where ρ2 is 2 times of ρ1, are filled up behind a square wall of side 10 meter as shown in figure. Each liquid has a height of 5 meter. The ratio of forces due to liquids exerted on the upper part Mn to that of lower part N0 is, well, अच्छा क्वेश्चन है. स्क्वायर वॉल है तो उसका साइड 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर लेंथ आ गया. इसमें मैं पहले ही पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ. ये M पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट विच इज लाइक N, ये पॉइंट यहाँ पे नीचे O. तो ऊपर का हाइट 5 मीटर, नीचे का हाइट 5 मीटर. हाफ पोर्शन में आपने एक लिक्विड भर के रखा है. इन द हाफ पोर्शन यू हैव वन लिक्विड. Okay, and in the lower half portion, you have another liquid. Okay, तो ऐसा है, you have one liquid up to here, you have another liquid up to here, ऐसा है. In both cases, of course, you have 5 meter and 5 meter. Okay, they're asking you what is the ratio of force exerted on the upper part Mn. Okay, तो अपर पार्ट में फोर्स कितना और लोअर पार्ट में फोर्स कितना, ऐसा पूछा है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मार्क सम पॉइंट्स. ये एक पॉइंट आ गया, ये एक और पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है. ओके, लेट मी गिव सम नेम्स, सम नंबर्स टू द पॉइंट. मैं बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 0, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, या तो 1 2 3 भी बोलोगे तो भी चलेगा, डजंट मैटर. पॉइंट 0 के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल. पॉइंट 1 के ऊपर ये पूरा वाटर कॉलम है, इसका प्रेशर P1. पॉइंट 2 के ऊपर दो लिक्विड्स है, तो उसका प्रेशर आप लिख देते हैं फॉर द टाइम बिंग P2, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. अगर आपको चाहिए तो आप अगर कंफ्यूज होते होंगे तो डजंट मैटर, यू कैन से 1 2 एंड 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, या फिर ऊपर प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है. ओके, और एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बोला नहीं है, ऐसा बोला है कि इन दोनों लिक्विड्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं बोला है, तो फिर मैं मान लूंगा प्रेशर 0 है. जब बोला हो कि ग्लास में अपने पानी भर के रखा है और उसके पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे कुछ नहीं बोला. यहाँ पे दे आर नॉट टेलिंग यू दैट देयर इज सम प्रेशर, राइट. आपको फोर्स निकालना है, बेसिक्स पता होना चाहिए.
बहुत बेसिक्स इज व्हाट इज फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। मुझे अगर इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, ओके लेट्स से F, तो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया का तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एरिया तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है ना, करेक्ट, राइट। बट प्रॉब्लम है प्रेशर, कौन सा प्रेशर? उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ फोर्सेस ड्यू टू दिस लिक्विड्स एक्सर्टेड ऑन द अपर पार्ट। ये अपर पार्ट पूरा का पूरा अपर पार्ट, तो प्रेशर कौन सा, यहाँ पे प्रेशर लूं कि यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं या यहाँ कहाँ लूं प्रेशर? तो ऐसे केसेस में एवरेज प्रेशर लिया जाता है। तो ये याद रखना, हमेशा याद रखना, ऐसे केसेस में एवरेज प्रेशर लिया जाता है। तो फोर्स F on the upper part Mn, on the upper part Mn is average pressure between points M and N into area। तो एवरेज कैसे निकालते हो? P1 plus P2 by 2 into area, but P1 is 0 क्योंकि ऐसा मेंशन नहीं किया है कि पहले लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऐसा बोला नहीं है, तो मैं 0 मान लूंगा। Therefore you will get F is equal to P2 by 2 into A. Good enough. Now what is P2? P2 is pressure due to this liquid column which is H rho G, H rho G, okay। ऊपर लिक्विड था डेंसिटी रो 1, नीचे के लिक्विड डेंसिटी रो था, तो P2 is H, H is 5 मीटर है ना वो हाइट, रो कौन सा रो 1 G by 2 into A, ये हो गया आपका F। अपर पार्ट पे आपको मिल गया फोर्स 5 रो 1 G A by 2। अब नीचे के पार्ट पे देखते हैं। अब वापस वही स्टोरी, सेम स्टोरी विल रिपीट। कौन सा स्टोरी? ये स्टोरी। सो नाउ द प्रॉब्लम इज you are supposed to find out force on the lower part। तो फोर्स ऑन द लोअर पार्ट आपको फाइंड करना है। लोअर पार्ट NO, force on the lower part NO is average pressure between N and O, average pressure between N and O, P2 plus P3 by 2, right? बट P2 तो आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, इसको मैं F डैश बोल देता हूँ फोर्स को। P2 तो आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। क्या है P2? What is P2? P2 is 5 rho 1 G by 2, okay, and P3 5 rho 1 G by 2, ये P2 था, ओके राइट। P3 कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट P3? P3 के 3 पॉइंट के ऊपर दो कॉलम है ना, एक ये कॉलम, उसके ऊपर ये कॉलम, राइट। तो you have to find this, so I am going to keep this small exercise for you to find out P3। तो P3 आपको फाइंड करना है, इट इज इजी टास्क, बहुत इजी है। P3 के ऊपर रो 2, क्योंकि रो 2 इज डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड, H is 5, रो 2 H रो G प्लस उसके ऊपर जो कॉलम है वो भी 5 मीटर का है, रो 1 G, ओके राइट। तो दिस इज इक्वल टू 5 रो 2 is 2 times of रो 1 into G plus 5 रो 1 G। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 15 रो 1 G
ओके, तो मैंने बता दिया यहाँ पे 15 ρ1g इंटू ए। अब ये फोर्स खुद से कैलकुलेट करो, बिकॉज आई हैव डन व्हाट आई वाज सपोज टू डू, मैंने करके दे दिया। फिर आप f अपॉन f डैश का रेशियो ले लो। आई थिंक यू विल गेट 1/4, बट यू विल सॉल्व दिस। 1/4 है क्या है? तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज अ वेरी सिंपल टास्क। इनफैक्ट इतना भी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू सिंप्लीफाई दिस मच, यू शुड नॉट बी सिंप्लीफाइंग दिस मच इन रियलिटी, करना ही नहीं चाहिए आपको। बट प्रेशर कैसे निकालते हैं वो देख लो। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, पर अपर पार्ट का जब प्रेशर की बात चल रही है, कौन से पॉइंट पे प्रेशर, 2 पॉइंट पे प्रेशर कि 1 पॉइंट पे प्रेशर, तो एवरेज प्रेशर, तो एवरेज प्रेशर लिया जाएगा वहां पे। ओके गुड, राइट। सिमिलरली जब लोअर पार्ट की बात चल रही है, इतने पार्ट की, तो प्रेशर एट द बॉटम कैसे निकालोगे? एवरेज प्रेशर, क्योंकि लोअर पार्ट की जब बात हो रही है फोर्स की, तो फोर्स में प्रेशर आएगा। कौन सा प्रेशर? 2 पॉइंट पे प्रेशर या 3 पॉइंट पे प्रेशर या बीच में कहीं प्रेशर, तो एवरेज प्रेशर। तो दोनों केस में एवरेज प्रेशर निकालो, प्रेशर इनटू एरिया करो, फोर्स मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 1/4 according to my calculations, at least 1/4, which is option number C. तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये भी इंटरेस्टिंग था, 2020 में आया था। तो यू सी, इफ यू सी द पैटर्न, 2019 4 क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे 2019 में JEE के मेंस में। यू सी 2 इजी है, 2 थोड़े डिफिकल्ट है। So now you understand that मीडियम लेवल और लो लेवल, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करना जरूरी होंगे if you want to crack JEE. Okay, so that's it for today. We will continue with more questions in the next session.